नमस्कार। आज फिर से गुरुवार हमारे सेकुलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट थर्सडे मैंने माफ़ी चाही थी, तकनीकी कारण से अगले गुरुवार का हम रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाए थे। आज भी वही तकनीकी कारण हम लोग थोड़े लेट आपके आगे पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज का विषय है, ऐसे समर चल रहा है पूरा, वैशाख गुजराती में जो बोलते हैं, मेघाणी ने बोला था वैशाखी दावा नळ आवो दिलदार। तो वैशाखी दावा नळ आवो दिलदार में गुजरात में पानी का जो परिस्थिति होता है हमेशा, वाटर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ वाटर। और गुजराती में कहावत है कि गुजरात में 3 सीज़न होते हैं, समर विंटर, मतलब उनाळो, शियाळो ने दुकाळो। ऐसे गुजरात के हाल मोस्ट ऑफ द एरिया में, मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादा बहुमत जिले हैं उसमें यही परिस्थिति होती है। और ये बात आज अभी सिर्फ जिलों में, गांव में नहीं रहा, अभी शहरों तक ये जो डरावना चित्र है वो हमें दिख रहा है। अहमदाबाद में भी, जिसको हम ईस्ट अहमदाबाद बोलते हैं, वहाँ भी अभी टैंकर राज चलता है। ये गवर्नमेंट का काफ़ी क्लेम है, काफ़ी उनके अचीवमेंट के दावे हैं, काफ़ी होर्डिंग्स लगते हैं। नल से जल, गुजरात का स्थापना दिन अभी अभी हमने मनाया है। 40 साल से तो ज़्यादा उम्र हो गई है, फिर भी अभी नल से जल की बात हो रही है। तो आप सोचिए, हाँ मतलब काफ़ी उम्र हुई है मैच्योर हो गए स्टेट, फिर भी नल से जल की बात हो रहा है। और गुजरात मॉडल की भी बात हम सुनते हैं, तो नल से तो जल ही होना चाहिए ना, नल से और क्या हो सकता है। जल घर में नल में आना चाहिए, ये एक धारणा हमारी है, पर नहीं आता है। हम लोग जो आए ये एक्टिविटीज़ में या पब्लिक लाइफ में या कंसर्न सिटीजन के रूप में, तो हमारा वो दुकाळों का अनुभव था। दुष्काल प्रतिरोध समिति का जो काम था राजकोट में, खास करके सौराष्ट्र में 85, 86, 87 तीनों साल जो वाटर शॉर्टेज और डेफिसिट ऑफ रेन, उससे जो हमने देखा था चित्र, और जो हम डर गए थे कि ऐसा हो सकता है गुजरात में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पानी ना आए। और गांधीनगर से पानी का ट्रेन गया राजकोट, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, सिटीजन्स मूवमेंट बहुत बड़े रूप में गुजरात में पहली बार ऐसे रूप में मूवमेंट भी हुआ। पर चित्र अभी बदला नहीं है। ये मैं जो सालों की बात कह रही हूँ, बहुत फर्क नहीं पड़ा है। काफ़ी सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2 दिन, 3 दिन में पानी आना बहुत आम बात हो गई है। अभी लोग उसको नॉर्मली ले लिया है। ये जो अभी नया चल रहा है कोरोना के बाद, जो लाइफ नियो नॉर्मल जिसको बोलते हैं, नियो नॉर्मल में हम लोग ऐसे दाखिल हो गए कि ये डेली पानी नहीं आना, इसका जो हमारा ये था कंसर्न, और हमें जो सताता था ये बात कि कैसे ना आए पानी डेली, पर ये बात अभी नियो नॉर्मल में कि नहीं, 2 दिन, 3 दिन में भी पानी आएगा, वाटर स्टोरेज होगा। और ये टैंकर का जो राज मैंने बोला, वो टाइम पे भी हमने बोला था कि ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज पानी के हैं, उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर दे। और वो टाइम पे बहुत बहुत सारे मुद्दों पे हमने डिमांड रखा था कि वाटर जो पानी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री बहुत है गुजरात में, खास करके जहाँ वाटर क्राइसिस है वहाँ ऐसे ही इंडस्ट्री है, खास करके सीमेंट इंडस्ट्री जो बहुत ही वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है। तो सौराष्ट्र के पूरे कोस्टल एरिया में सीमेंट इंडस्ट्री है। इस पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी में ये सब बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो ये गुजरात के जो मैंने बोला कि सीज़न उनाळो, शियाळो और दुकाळो, ये हाल बहुत बदले नहीं है। हाँ, बहुत ग्लोसी पिक्चर हो गया है, होर्डिंग्स ज़्यादा लग जाते हैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई ना कोई पब्लिक फंक्शन किए जाते हैं, और बहुत ही लाइटेड फंक्शन होते हैं, और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी फुल पे जाती हैं। तो सब लोग सोचते हैं नहीं, अभी तो बहुत बदल गया है, अभी ठीक हो गया। नर्मदा के बारे में भी हमें पता है, कैनालों का भी इश्यू उठा था। मेन कैनाल बन जाने के बाद
सब कैनाल, माइनर कैनाल, उसकी सब कैनाल, उसके बहुत सारे काम बाकी अभी भी हैं। बहुत सारी इरिगेशन स्कीम गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है। और गुजरात में जो करप्शन का पहला सौली स्कीम में जो आया था, जिसमें PIL भी हाई कोर्ट में हुआ था कि उसमें बहुत सारा करप्शन भी हुआ। तो पानी की क्राइसिस लोगों के लिए जीने और मरने का सवाल है। उसमें गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक करप्शन की, जैसे पी साईनाथ बोलते एवरीबडी लव्स गुड ड्रॉट, ये बात आज भी गुजरात में सही है। और इस स्थिति में पानी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, पहले ही मैं जतिन भाई से, हमारे आज के वक्ता है जो बहुत ही इसके अच्छा उन्होंने स्टडी किया है। तो पानी की क्राइसिस की बात आती है तो जनरली हम सब लोग बोलते हैं कि चलो मीटर लगा दो, वो कर दो, पानी का रेशनिंग कर दो, उसको ही मैनेजमेंट करते हैं। वो बात सही है, वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का जो रिसोर्सेज है उसकी बात इसमें छिप जाती है। गाँव के लोगों के लिए पानी का हमें लगता है कि उनको क्या ज़रूरत है। शहरों में 24 आवर्स, हम राजकोट में रहते थे वो टाइम ही भी जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी वहाँ पूरा ओवरफ्लो होते रहते थे टाइम, और उनको कुछ भी नहीं बोला है और लोग पानी के लिए इधर उधर घूम भी गए थे। ये जो रियलिटी है हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे शहरों की, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो सवाल आते हैं वो मिसमैनेजमेंट तो है ही, पर बेसिक कंसेप्ट रिसोर्सेस के लिए लोगों का मतलब हक होना चाहिए, उसका भी एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमें चाहिए। वरना ऐसा लगेगा कि ठीक है, झोपड़पट्टी में थोड़ा कम पानी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ज़्यादा पानी, इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा पानी, किसानों को थोड़ा रात को देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ये जो कंसेप्ट हमारे है उसको शायद हमें नए रूप से देखना होगा। तो मैं जतिन भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजरात में वाटर मैनेजमेंट के बारे में, गुजरात में वाटर मैनेजमेंट के बारे में वो आज बात करेंगे। जतिन भाई हमारे साथ बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो जतिन भाई को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज के विषय के बारे में बताने का। नमस्कार सबको मेरा। मुझे आज मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने यहाँ बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे गुजरात के पानी के बारे में, व्यवस्थापन के बारे में बोलने का विषय दिया गया है। हालांकि मैं पानी पर कुछ काम किया है और मुझे अच्छा लगा कि ये विषय भी जो है वो मेरे इंटरेस्ट का विषय है, शौक़ का विषय है। जो गुजरात में पानी का व्यवस्थापन है उसमें काफ़ी कुछ मीनाक्षी ने बताया। जैसे नल से जल की बात की, 2021 में मैंने डांग डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास 50 गांव का एक लिस्ट आया था कि जिसमें नल लग गए लेकिन पाइपलाइन नहीं लगी है। और वो मैंने अपने जो बड़ा प्रधान है उनके कार्यालय को, PMO को भेजा था कि ये स्थिति है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री को भी भेजा था कि ये स्थिति है पानी की, नल लगा है। तो जो एक अधिकारी था, वो रिटायर्ड अधिकारी डांग में, मीनाक्षी बहन, वो ऑनेस्ट था, उसने वो पढ़ा, मेरा लेटर उसके पास कैसे भी पहुंचा वाया, तो उसको लगा कि ये कोई अहमदाबाद में बैठ कर रहा है तो मुझे तो कुछ करना चाहिए। तो उसका मुझे फ़ोन है कि मैं काफ़ी धक्का खा रहा हूँ और वो इंक्वायरी नहीं करते हैं कि ये पैसा कहाँ गया। तो ये स्थिति गुजरात की है, इसमें सब कुछ आ जाता है कि परिस्थिति क्या है। और मुझे ये लगता है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो फ्लरिश हो रही है, आगे बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह ये है कि हमारा भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो गुजरात मॉडल है वो सबसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल है। इसमें कुछ भी काम नहीं करो, पैसा बनता जाएगा, ये मुझे लगता है। तो ये स्थिति है। अभी ये स्थिति में हम कैसे क्या करें, क्योंकि हमारे पास एक बात है कि फ्रीडम है बोलने का, कुछ बोलने का, पूरा तो बोलने का नहीं है लेकिन फ्रीडम है। लेकिन एक चिंतक ने बताया कि डेमोक्रेसी तब होती है कि जब गवर्नमेंट लिसन्स, जब गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है तो देन इट इज़ डेमोक्रेसी, तब वो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। नहीं तो सिर्फ बोलने का फ्रीडम है, लोकशाही नहीं है। तो ये स्थिति हमारी है। अब पानी के बारे में जो मैं बताऊं तो गुजरात में
पानी की जो स्थिति है उसका बहुत अच्छा चित्र जो स्पष्ट किया है मीनाक्षी बहन ने। मेरा काम कुछ कर दिया उन्होंने। मेरा जो 2-3-4 पॉइंट है वो मैं ज़रा बोलना चाहता हूँ कि एक तो गुजरात में जो डैम्स है वो लगभग करीब मैंने देखा वेबसाइट में 506 डैम्स है, छोटे बड़े होकर। चेक डैम की बात छोड़ो, लोगों ने बनाया वो तो अलग है, लेकिन सरकार की वेबसाइट पर 506 डैम्स है। उसमें से मैंने देखा कि ये हमारे विकास पुरुष के टाइम में कितना डैम बना, तो उस टाइम मैंने देखा कि उसमें कुछ विकास नहीं हुआ है। ये खाली जो एक ही डैम जैसे लगा कि भाई सरदार सरोवर डैम, और जैसे वो तो शुरू तो उनका वो तो 56 में हुआ था, 1956 में शुरुआत तो उसकी सोच की, लेकिन उन्होंने कुछ 138 मीटर तक पहुंचाया, और वो भी एक बहुत बड़ा जोखम लिया था उन्होंने 138 तक पहुंचाने का। शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने तो ना बोल दिया था कि इतना जल्दी मत करो, जल्दबाजी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनको कुछ डेट था कि ये डेट को मुझे करना ही है, तो उन्होंने 138 तक पहुंचाया। हम लोग बड़े हम नसीब वाले हैं कि कुछ हुआ नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो ये जो नर्मदा जो सरदार सरोवर डैम बनाया, वो जैसे लगता है कि एक ही डैम बना। गुजरात में बड़े बड़े 16 डैम तो कम से कम हैं, और वो सब पहले विकास पुरुष आने से पहले 2000 साल के पहले ही सब बने हुए हैं। शायद जो कुछ कंप्लीशन हुआ ये तो एक ही हुआ। तो उनकी पानी की इतनी प्रायोरिटी लगती नहीं है कि इतनी प्रायोरिटी है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा दिया है कि आफत में अवसर होता है। तो ये जो आफत की बात है उसमें एक अवसर मिलता है, उनका एक वो है। अब दूसरी बात है कि ये जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी डैम में, वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उनको निकालना, मिट्टी को निकालना चाहिए। वो ड्रेजिंग का मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि कहीं ड्रेजिंग हो रहा है। तो ये जितने डैम है वो पुराने डैम है, उसमें जितना भी मिट्टी भर जाएगा उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डैम भले आप ज़्यादा नहीं बनाओ, क्योंकि डैम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो है उसमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग रेगुलर होना चाहिए। मैं एक संस्था में था, विकसित नाम की संस्था में, और हम लोगों ने वो NGO है, इसके लिए हमारा जो वाटर का प्रोग्राम था उसमें हम लोग चेक डैम लोगों के साथ, गांव के साथ उनकी सहभागिता से चेक डैम बनाते थे। वो कुछ चेक डैम बनाया था, फिर गांव को समर्पित कर दिया, उनको मेंटेन करना था। एक दफ़ा मुझे ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ विजिटर आए थे, तो मैंने बोला चलो नज़दीक में कौन सा चेक डैम है, मैं लेकर गया। पूरा चेक डैम मिट्टी से भर गया था। कोई फार्मर को, कोई खेडूत को वो मिट्टी चाहिए नहीं, एक्चुअली वो फर्टाइल लैंड होती है, उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन ये जो बदलाव आया है तो ये सब भूल गए, और कोई चेक डैम का उपयोग नहीं था। तो ऐसी स्थिति, इवन जो ये बहन ने बताया ना, मीनाक्षी बहन ने, कि जब ये अकाल का टाइम था गुजरात में, और फिर सौराष्ट्र में एक बड़ी वो तेज़ी से वो चला चेक डैम का। और मैंने शायद पढ़ा था कि 98 में कुछ लोग, ये मनसुख भाई सुहागिया और ऐसे एक्टिविस्ट है, उन्होंने जो डैम बनाए, 10 डैम बनाने में 1 साल लग गया। और लोगों ने 10 डैम का जो रिजल्ट देखा, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में, शायद 1000 से भी ज़्यादा 1 साल में बन गया। और वो अभी जो मैंने जो पढ़ा था, वो अभी जो नई जनरेशन है फार्मर्स की, उनको वो डैम की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो चेक डैम की तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो जब अकाल आएगा तब हमें याद आएगा कि भाई स्थिति क्या है। ये जो हमारा है, दूसरी बात, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो सिंकिंग हो रहा है। और अहमदाबाद की बात देखो, अहमदाबाद में ये बड़े बड़े सिटी जो है उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं। आज मेरा भी जो घर था वो पुराना हो गया, तो वहाँ रीडेवलपमेंट हुआ और बड़ा मकान बना, और FSI इतना बढ़ा दिया है कि अभी जो साइड में जगह थी वो बहुत कम हो गई, फ्लैट बड़ा हो गया। लेकिन जो अभी पानी जो है, और सब लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने की वजह से पानी जो रिचार्ज होना था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बिल्कुल बंद हो गया है। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो सरकार ने जो एक कंपलसरी लॉ बनाया कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपको करना है, उसमें क्या स्थिति है कि उन्होंने दिया है कि 200 फीट तक आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बोर करना पड़ेगा। अब 200 फीट तक करेंगे तो ये ज़मीन ऐसा नहीं कि 200 फीट के नीचे सैंड ही होगी, ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया है कि कैल्शियम होता है, ठीक है। और वो पानी आगे
फिल्टर 200 मीटर तक पानी, 200 फुट तक पानी गया आपका, और वो फिर पानी नीचे नहीं उतर पाएगा, इसके लिए वो बढ़ जाएगा, और वो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो होता ही नहीं है। ये एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने एक वाटर जो रिचार्ज में जो एक्सपर्ट है उससे अभी बात किया था, तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है पॉलिसी में। अब ये पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हेन दी गवर्नमेंट डजंट लिसन, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर उसके लिए हमें तो कुछ एज ए सिटीजन ये हमारा रोल है कि भाई नहीं सुनती है तो भी सुनाने के लिए कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये मेरा फोकस है कि डायलॉग तो कैसे भी करके चालू करना पड़े सरकार के साथ, और उसके लिए स्टेक होल्डर फोरम बनाओ, कुछ भी करो, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सेंसिटिव अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं सेंसिटिव लोग होते हैं सरकार में भी, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो अगर अपनी बात, तो मेरा फोकस है सेंसिटाइजेशन एंड डायलॉग, कैसे भी करके आप डायलॉग की वो स्टेक होल्डर्स फोरम बनाओ, उनसे इन्वाइट करो, क्योंकि मेरा एक तजुर्बा, मैं कुछ सालों से, जब से मैं मेरी फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, वो छोड़ के जब चला निकला और एनजीओ के साथ काम किया, तो हमने एक साबरमती रिवर बेसिन स्टेक होल्डर्स फोरम बनाया था, और उसमें जीपीसीबी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज वाले सब पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि हमारा एक उनको एश्योरेंस था कि हम लोग जो करेंगे डिस्कशन से करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये हमारा एक बिना बोले एक समझ थी, इसके लिए वो अधिकारी भी आते थे, और काफ़ी कुछ हमने पूरा का पूरा हमने एक पूरी की पूरी मैंने निकाला कि भी यहाँ से नरोडा जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ से औड़ा वटवा होकर हम चौसर गांव गए। ये 2004 की मैं बात करता हूँ। चौसर गांव में नीता बहन भी एक दफ़ा आए थे मेरे साथ, शायद आप भी आए थे, हाँ अब थे वो बाद में, हाँ ये 2004 की बात है। उस टाइम मैं बहुत गांव में घुमा था स्कूटर लेकर, एक एक गांव में, क्योंकि वटवा इंडस्ट्रीज एस्टेट है, इंडस्ट्रियल एस्टेट, उसके बाद जो गांव है पहला गांव चौसर गांव, वहाँ मैं गया तो 30 बोर थे, 30, और 30 बोर में से 29 बोर में पानी रेड कलर का था 700 फुट की ऊंचाई पर। ये भूगर्भ जल की हालत ख़राब कर दी थी। उसकी वजह ये हो सकती है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वटवा में, केमिकल इंडस्ट्रीज, वो रिवर्स बोरिंग करके अपना एफ्लुएंट उतार दिया, इसके लिए प्रॉब्लम था। अब सुनो, 30 में से 29 बोर खराब है कि, तो महिलाओं, गांव की महिला इतनी परेशान थी कि एक बोर में पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, एक बोर में से सारे गांव की महिला पानी भरती थी, इसके लिए उनका कितना टाइम बिगड़ता होगा आप सोचो, और कितनी दिक्कत। तो उस गांव में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी नहीं देते थे, इसके लिए जैसे उमरेठ में बोलता है ना कि उमरेठ ना उंडा कुआ, जना जाने दिकरी आप ना माँ बाप मुआ जी। तो ये हालत चौसर में हुई। उसके बाद चौसर में से मुझे बताया कि ऐसा है, चौसर में ऐसी हालत ऐसा नहीं है, बहुत सारे गांव हैं, लाली, गामड़ी, ऐसे बहुत सारे गांव में, नाम तो भूल गया हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो गए, लेकिन मैं बहुत गांव में घूमा, बहुत लोगों को मिला, उनसे उनकी तकलीफ सुनी। तकलीफ क्या है? लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी इतनी परेशानी होती है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने 2018 में दिसंबर में 1 तारीख से 8 तारीख तक एक पद यात्रा की थी, यहाँ से अहमदाबाद ग्यासपुर से निकलकर मैं गया था खंभात के खात तक, चल कर गया था। और ऐसा मेरा था कि मैं जैन हूँ, जैन साधु ऐसे घूमते हैं तो उनकी व्यवस्था हो जाती है, तो मुझे भी विश्वास था। और अपनी संस्कृति ऐसी है कि मुझे कोई ना कोई तो अपने घर पे ले जाएगा, रात को खाना खिलाएगा और करेगा, दिन में नहीं मिलेगा लेकिन रात को तो मुझे ज़रूर मिलेगा। और ये बिल्कुल सही निकला। मैं जहाँ भी जाता था, दिसंबर महीना था, 5 बजे से अंधेरा शुरू होगा, तो 5 बजे जाकर सरपंच को मिलता था और बोलता था कि भाई ये मैं इसलिए निकला हूँ, आप लोगों की क्या तकलीफ है सुनने के लिए और क्या करना चाहिए और आप लोग क्यों करते नहीं हैं, ये सब जानने के लिए। तो ये वो कोई ना कोई मुझे बोलता था चलो आप मेरे यहाँ, मैं यजमान बनता हूँ, आप मेरे यहाँ आओ, और अच्छी तरह मुझे खाना खिलाएगा, कुछ बातें करेंगे। और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। सुबह मैं फिर नहा धोकर अपना थैला लेकर निकल जाता। मैं एक थैला लेकर निकला था, एक पीरो था उसी का, हम उसी का बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन ये मेरी, और वो चद्दर थी एक। मैंने सोचा था कि कहीं ना मिलेगा तो मैं मंदिर में सो जाऊंगा, मंदिर में शायद ना नहीं बोलेंगे, इतनी मेरी वो थी। लेकिन मुझे ग्यासपुर में एक रिक्शा वाला ऐसा मिल गया, ग्यासपुर में रिक्शा वाला, वो 25 किलोमीटर तक मुझे टिफ़िन देने आया था। वो रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा मुझे फ़ोन करता, सुबह में फ़ोन करता कि कहाँ है वो, कहाँ पहुँचे, आपको खाने का क्या व्यवस्था किया। मैंने बोला मिल जाएगा कुछ ना कुछ। मैं खजूर लेकर निकला था ताकि कुछ ना कुछ मुझे शक्ति मिल जाए।
और बाकी तो फ्रूट रास्ते में अगर कहीं मिल गया तो खा लेता था। तो ये करके करके मैं गया था और खंभात के अखात में मैं पहुंचा तो वहाँ नीता बहन आए थे, उनकी बेटी के लेकर मुदीदा को लेकर आए थे और फिर उनके साथ मैं वापस आया। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये देखा कि वो लोग ये इतना प्रदूषित पानी, आप साबरमती नदी ग्यासपुर अगर आप गए हो, जाना चाहिए। शास्त्री ब्रिज के नीचे है ये, विशाला होटल से आप नारोल जाओ ब्रिज, उसके नीचे शास्त्री, वहाँ बीच में शास्त्री ब्रिज आता है, उसके नीचे वो पूरा अहमदाबाद का गटर का पानी उसमें डाला जाता है, पूरा अहमदाबाद का, और वो भी ऑलमोस्ट अनट्रीटेड। ये जितने प्लांट है हमारे यहाँ बनते हैं, ये विकासपुर उसके टाइम में सब प्लांट काम करना बंद कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हाईकोर्ट में गया तो पूरा वो हो गया, खुल गया कि क्या स्थिति है। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो भी वहाँ, वटवा, नरोडा, ओडव, वटवा और नारोल, दानी, लिमड़ा, सबका पानी वहाँ आता है और वो दो पानी मिक्स होता है वहाँ। और उसकी साबरमती नदी है, उसमें एक एक ड्रॉप भी साबरमती नदी का या नर्मदा नदी का नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो पूरा का पूरा पानी इतना प्रदूषित है कि इसके लिए साबरमती नदी देश में दूसरे नंबर की प्रदूषित नदी है, देश में दूसरे नंबर की। सब पहली नदी कोकम तमिलनाडु में और दूसरी अपनी साबरमती है। तो ये हमारा गुजरात डेवलपमेंट का ये सेकंड तक पहुँचे हैं, शायद कुछ टाइम लगेगा तो हम पहले भी नंबर आ जाएगा शायद, तो है नंबर 1 भी हो सकता है। तो हम इतने आगे हैं। ये जो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग का अपना कंस्ट्रक्शन है उसकी भी मैं बात करता था। तो उसमें क्या है कि हर बिल्डिंग को बोर बनाने की इजाज़त दी जाती है। अब ये बहुत ही गलत है। 2004 में मैं पानी की एक मीटिंग थी सरकार की, उसमें मैं गया था। उसी टाइम ये अपना जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन का कुछ था, उसमें हाँ, तो उसमें तय हुआ था कि अगर म्यूनसिपैलिटी को ग्रांट चाहिए तो पानी के मीटर लगाने होंगे और 24/7 पानी देना होगा। अब 24/7 पानी देने से फ़ायदा ये है कि पानी लोग जितना चाहिए उतना ही भरेंगे। नहीं तो क्या होता है कि पानी 1 घंटा आता है, पानी आप भर लिया, पानी स्टोर कर लिया, दूसरे दिन जब पानी आया स्टोर में जो बचा है वो पानी फेंक दोगे आप। तो ये इससे पानी का वेस्टेज बढ़ता है। और मैं बताऊं कि आपको यहाँ जो अहमदाबाद का सिटी एरिया है, वहाँ पोल एरिया, वहाँ मीनाक्षी बहन ये स्थिति है कि लोगों ने नल निकाल दिया है, जो पाइपलाइन है उसमें से नल निकाल दिया है। वो अपनी मोटर लगा देते हैं सुबह में, और अपना स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है कि वो छोटे छोटे घर होते हैं और छोटे, वो आर्थिक वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली कंपेरेटिवली, तो वो लोग स्टोर की तो उनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए 100-200 लीटर भर लेते हैं, उसके बाद वो मोटर निकाल के रख लेते हैं और पानी फिर चला जाता है। ये हमने वीडियो निकाला था। और हमारे साथ बैंक काम करती है, वो भी काफ़ी 70 ईयर्स ओल्ड है, 73, लगभग 73-74 है। वो जाकर उसने वीडियो लेकर मुझे दिया। फिर हम लोग गए अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ जाकर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन उस टाइम अमूल भट्ट थे, उनको मिले, उनको बताया। पहले तो वाटर कमेटी के चेयरमैन को मिला, रजनीकांत करके था, रजनीकांत साहब, सेंसिटिव पर्सन, वेरी सेंसिटिव। तो उसने लगा कि, हमने बोला कि आप बोलो तो हम इनको और आपको साथ में हम तीनों बैठ के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए। मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अपना जो टांकी है वाटर टैंक, उसमें से पूरा टॉप फ्लोर पर तक पानी जाए, इतना प्रेशर से पानी देना पड़ेगा। आप टाइम बदल दो लेकिन सबको पानी ऐसा दो कि टॉप फ्लोर पर जाए, तो ताकि उनको मोटर से खींचना नहीं पड़े, तो ये बंद हो जाएगा। तो उनको मेरी बात ठीक लगी। मैंने बोला कि उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो उनको ठीक लगा, तो बोला कि चलो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को मिलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से हम मिले। अब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, थोड़े टाइम पहले मैंने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत बड़ा कंप्लेंट किया था कि आप अहमदाबाद को इतना नंबर देते हो, और 40 लाख, आपको शायद पता नहीं होगा कि 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी में अहमदाबाद इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने लिखा था, मैंने फोटोग्राफ भी भेजा था कि क्या स्थिति है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, पीएमओ को, और इनके डायरेक्टर को भी भेजा था। और ये जो है यहाँ अपने रिवर फ्रंट के पास जो एक फ्लावर का जो एग्जीबिशन था, उसमें क्या किया था कि ये अपना फीडबैक के लिए भी कुछ मार्क्स थे। स्वच्छता अभियान में दर हर साल वो कुछ ना कुछ मार्क्स रखते कि इसके मार्क्स, तो उसमें फीडबैक का मार्क्स था। तो उन्होंने क्या किया कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आप फीडबैक जो लेना है तो आप ऐसा करो कि लोगों को बुलाएंगे
कि भाई आपको फीडबैक, आपको एक दूध की बोतल रख दी थी अमूल की फ्लेवर मिल्क की, तो वो देते थे, इसके लिए लोग जागते थे मिल्क दूध ले। मैं भी गया, मैंने बोला क्या बात है, किस लिए दूध? बोला कि हम आपको OTP आएगा, वो आपको देना है, बस इतना है, उसके OTP दोगे तो हम दूध का बोतल देगा। मैंने बोला किस बारे में? तो बोला कि ये ऐसा है, वो पूरा तो बताया नहीं उन्होंने। फिर मैंने दिव्य भास्कर, वो एक जो उसका, मैं नाम नहीं दूंगा किसको बताया, लेकिन उसको सीनियर पत्रकार था, उसको बताया। तो बोला कि उसमें क्या गलत है? गलत क्या है? अगर आपको अहमदाबाद क्या, आप रहवासी है तो अहमदाबाद को फर्स्ट नंबर लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। ये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये बोले कि आप इसके विरोधी हो तो पूरा विरोधी हो, ऐसा थोड़ा है, ये तो दूसरे शहर में भी ऐसा होता होगा। तो ऐसा करके मैंने फिर लिखा, सोच कि ये जो नंबर देते हैं आप, इसमें ये भी होता है। और आपको ये भी बता दूं कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पहले तो बहुत बड़ी वो थी, कचरा डालने की पेटी थी ना, वो उन्होंने 1 साल पहले ही खरीदा था, बड़े पैमाने पर उसकी ट्रक लाए थे, सब कुछ किया था। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी उसमें तय किया गया कि भाई ये बीनलेस सिटी बनाने का, बीन नहीं चाहिए, बड़े बड़े बीन थे वो, बीनलेस। तो आपको बीनलेस का मतलब उनका ये था कि आपको घर घर से कचरा उठाना है, कहीं किसी को रास्ते पे नहीं डालना है, उसका पर्पज ये था। उन्होंने क्या किया कि सब बीन उठाकर गैसपुर में डाल दिया, बराबर। और फिर लोग रास्ते पर कचरा डालते हैं, आज भी डालते हैं, आप जो देखो तो रास्ते पर कचरा डालते हैं, जहाँ बीन रखा था वहीं डालते हैं कचरा। तो उससे तो कोई, तो मैं तो फोटो पढ़ के सब भेजा कि ये स्थिति है। तो अमूल भट्ट ने मुझे बोल दिया कि उनको मालूम, तो मैं तो उनको भी भेजता था, मेयर को भी भेजूँ, कमिश्नर को भी भेजूँ, वही मैंने ये लेटर लिखा, CM को भी भेजूँ, उनके CMO में भेजूँ, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजूँ, मेरा 15-16 IAS अधिकारी को मेरा जाता है। और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में पानी इसके बारे में जो डिपार्टमेंट उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो है कंसर्न अधिकारी, सबको मैं कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेज के उसकी कॉपी भेजता हूँ। उससे क्या होता है कि वहाँ के जो IAS अधिकारी हैं, ऐसे दूसरे स्टेट के भी होते हैं, उनका प्रमोशन भी रुक जाते हैं, मैनेजमेंट गुजरात से लेके जाते हैं, तो गुजरात से उनकी भी पीड़ा होती है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये गुजरात मॉडल ये है, बरोबर है। तो ये 15-16 अधिकारी को जाएगा तो अपना उसको CS तो देखेगा, चीफ सेक्रेटरी अपना, ठीक है, CMO में भी देखेंगे, अपना कमिश्नर भी देखेगा, कमिश्नर को तो कॉपी जाता है, कलेक्टर को भी कॉपी जाता है। मैं किसी को मिलने को नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ यही करता हूँ, ये बैठ के अपने 24/7 अवेलेबल है कंप्यूटर, उसमें जब भी टाइम लगा तो बैठ कर लिख कर भेज देता हूँ, तो ईमेल कर देता हूँ, और अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने देखा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये RTO के बारे में मैंने किया था मीनाक्षी, मैंने गडकरी को लिखा था और उसकी कॉपी यहाँ भेजी गांधीनगर, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था वो शायद बहुत सिंसियर होगा, और वो ऐसे उसको कुछ करना होगा तो कुछ चाहिए, तो उसने मुझे 17 या 18 मिनट्स में रिस्पॉन्स ऐसा दिया, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। उसने ये RTO को भेजा अहमदाबाद के कि भी ये बहुत सीरियस इश्यूज़ है, और आप उसके लिए, ये मैं अलग बात करता हूँ थोड़ी, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, और आप उसको जितना भी सरकार की मदद चाहिए उतनी लो, लेकिन ये सब इश्यू सॉल्व करो। और फ्राइडे शाम को 5:52 को मैंने मेल भेजा था, 6-7 को तो उसकी कॉपी मुझे आई, और दूसरे दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि RTO सब, पूरे गुजरात की RTO सब चालू रहेगी संडे के दिन, और 2 महीने तक। जब वो अपनी प्लेट बदल, नंबर प्लेट, तो नंबर प्लेट में क्या हालत थी, मुझे जो अनुभव हुआ तो उसका मैं लिखा कि भी ये मेरा अनुभव है और ये स्थिति है, पूरा डिटेल में लिखा था। और अगर आप बोलते हैं कि आप मेरा नंबर वो आपका कंप्यूटर में नहीं है, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे RTO का लाइसेंस देते हैं। और बोले बैकलॉग में है। तो ये ऊपर से टॉप टू बॉटम सबका ट्रांसफर, क्योंकि मैं 3 महीने के बाद गया, और मुझे मेरा स्कूटर का वो 15 साल हो गया था, और मैं वो करने के लिए गया, तो मैंने रिन्यू करना, 4:30 बज गए, 4:30 बजे बोला कि अभी फॉर्म हो गया, बोला साइन करके अभी इसको दे दो अधिकारी को जाकर। तो वो अधिकारी ने, मतलब वो क्लार्क को, तो क्लार्क ने बोला कि मेरा टाइम तो 4:30 बजे का ही है, बनो ये सब अभी तो सब पूरा स्टाफ वो था अपना, क्या टेम्पररी होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पर, तो बोला मेरा तो टाइम हो गया 4:30 बजे का। मैंने 100 रुपये का नोट निकाल के बताया कि तू ये मेरा फॉर्म ले लिया, मेरा कल नौकरी पर नहीं जाऊँगा, मेरा 1 दिन पड़ेगा। तो बोला साहब पैसा अंदर रख दो काका। ये मैं फॉर्म ले लेता हूँ, और वो फॉर्म ले लिया और मेरा काम हो गया। तो ये मेल से ये फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस मैंने देखा है। अच्छा,
ये जो मीटर की बात होती है मीनाक्षी बहन, ये मेरी मीनाक्षी बहन से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि गरीब होगा क्या, मीटर पानी में लग जाएगा सबको पैसा देने का। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में जो किया वो 20,000 लीटर तक फ्री देते हैं, ठीक है ना, महीने में, वो सही था। क्योंकि महीने में 20,000, एक जो जिसके पास पूरी व्यवस्था ही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आर्थिक से सक्षम नहीं है, वो पानी, उनको पानी वो स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, न तो फुवारे के नीचे नहाते हैं कि नहीं, इतना पानी का बिगाड़ करते हैं। तो 20,000 लीटर्स एक महीने में अगर उनको दिया जाए फ्री में, तो उनका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो पानी है उसमें, पानी के जैसे इलेक्ट्रिसिटी में रेट होता है, ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप पानी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको रेट और बढ़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि मीटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिन खराब होंगे, बहुत तकलीफ होगी। और जो ये देखो कि आप पूरा जो ये पश्चिम अहमदाबाद देखो, जहाँ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, वहाँ 24/7 सब लोग या तो वो बोर में से करते हैं। अरे जो ऐसा माना जाता है कि ये पानी की आज की स्थिति है, इतना पानी खींचते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने ये भी लिखा है कि आप सुएज, जैसे डेवलप कंट्रीज में सुएज है आपका, ये सुएज पर भी मीटर होना चाहिए, आप कितना सुएज निकालते हैं। तो आप अगर वो बोर से पानी खींचकर अगर यूज़ करते हैं तो सुएज ज़्यादा निकालने होंगे, तो उसके पर मीटर होना चाहिए, उससे पढ़ते मालूम पड़ेगा। और जो बोर का पानी है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नेशनल एसेट। वो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन है इसके लिए आप पानी खींच लो जितना चाहे इतना, वो नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल वाटर पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर बताया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो वाटर बॉडी जो है, और ये बताया जाता है, एक्सपर्ट्स ने बताया कि 25 साल के बाद ऐसी हालत होगी कि अपने मकानों में भी क्रैक पड़ सकती है, क्योंकि ये जो पानी भूगर्भ जल जो है वो इतना लेवल नीचे जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास अगर अकाल पड़ गया, कि जैसे 85 to 88 में हो गया, उस ऐसा कोई बड़ा अकाल आ गया, क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज की से कुछ बोल नहीं सकते। अभी पानी बहुत आता है, बारिश बहुत आती है, हो सकता है कि कल बहुत सालों तक अकाल भी आ सकता है। तो भूगर्भ जल भगवान ने जो कुदरत ने दिया वो डिपॉजिट है एक्चुअली, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये जो भूगर्भ जल यूज़ कर रहे हैं वो तो बहुत गलत है, क्योंकि या तो जितना निकालते हैं उतना उसके सामने रिचार्ज करना चाहिए। मुझे बताना कितना, मतलब नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो भूगर्भ जल है उतना रिचार्ज, जितना निकालते हैं उतना रिचार्ज करना चाहिए। तो अभी रिचार्ज तो आप करते नहीं हैं। एक दफ़ा ये अहमदाबाद में 600 तालाब थे, जब हाई कोर्ट ने बताया कि सबका वो कर दो, कि भाई ये मार्क कर दो, तो कॉर्पोरेशन सिर्फ 100 तालाब का ही दिया, 500 तालाब, उसमें से काफ़ी तालाब गायब हो गए। अब ये क्या करता है कि पानी के स्टोरेज बढ़ाने के लिए जो खोदाई करते हैं, बताते हैं कि हम पानी का स्टोरेज बढ़ाएंगे, उससे तालाब को मार डालते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कैसे? मुझे एक पानी के तालाब के एक्सपर्ट है इंटरनेशनल, उसने बताया कि अगर जब आप पानी ये तालाब को खोदते, ऊंडे करते हो, डिप करते हो, तो उसमें जो मिट्टी निकालते हो तो पानी का एक लेयर बनता है। जैसे अपने बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में आपने पानी रखा है, किसी में भी रखा, और कुछ दिनों तक रखोगे तो चिकनी हो जाती है ना, वो एक लेयर बन गया, वो पानी को नीचे नहीं उतर जाता था। वो तालाब का पानी है ना, उसको वो रोकता है। तो ये अभी वो तो तोड़ डाला उन्होंने, ख़त्म कर दिया। तो एक्चुअली वो मेज़र करना चाहिए कि भाई कितना है, वो थिकनेस कितना है, उसमें से सर्टन परसेंटेज तक आप वो डिप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये तो बुलडोज़र लगा कर कहीं ना कहीं कर देते हैं, और वो यूनिफॉर्म भी नहीं करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई अगर नहाने पड़ा बच्चा और वो उस एरिया में गया, तो वो क्या होता है, वर्ल होता है, और वर्ल में वो चला जाएगा। ये स्थिति होती है। नदी में भी जो मरते हैं वो वही वजह से मरते हैं कि खनन होता है रेती का, उसमें जो खड्डा करते हैं वहाँ वो वर्ल होता है, और इसके लिए मरते हैं। ये सब है। इसके लिए मैंने एक दफ़ा लिखा था कि भाई या तो आप रिवर है, ये सबको तो हम स्विमिंग पूल में जा नहीं सकते, क्योंकि स्विमिंग पूल का पैसा लगता है। आप रिवर में, जैसे गंगा में घाट बना है, वहाँ जा सकते हैं ना, तो यहाँ भी रिवर है, उसके ऊपर जहाँ सिटी के पास है वहाँ घाट बनाओ ना, और उसको इतना कवर कर लो कि वहाँ से न तो कुछ खनन होगा, और वो पूरा सेफ रहेगा। कभी भी जाकर, अब मैं 12 साल का था, साबरमती में मैंने गांधी आश्रम में वो किया जब उस टाइम पानी रहता था। अब ये पानी अभी तो पेरिनियल रिवर ख़त्म कर दिया धरोई डैम बनने के बाद, ठीक है। अभी जो एक सह्याद्री पूरा एक ग्रीन वॉल बनाने का ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें 1900 किलोमीटर का सोचा है उन्होंने कि ग्रीन वॉल बनाएंगे। अगर वो ग्रीन वॉल बनाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आ सकेगा, पानी वहाँ गिरेगा पानी,
क्योंकि हिली एरिया है, और वो वहाँ पूरा का पूरा हिली एरिया में पूरा का पूरा फॉरेस्ट है ख़त्म कर दिया है। मैं वाटरशेड प्रोजेक्ट में 2008 से 2008 से 12 तक था, और वो वाटरशेड प्रोजेक्ट खेड़ ब्रह्मा से आगे खैरोज परसीना बेल्ट एरिया है, वहाँ कुछ गांवों में हम कर रहे थे, 7 ट्राइबल विलेजेस से। वहाँ मैंने देखा कि सब हिल है वो बैरन हो गया है, ठीक है, और वो वाटरशेड प्रोग्राम ऐसा है कि वो उसको फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जो हम लोग एक हिल के लिए वहाँ प्लांटेशन करना था, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए कि इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि वो पूरा का पूरा प्लांटेशन हो गया है, एक भी पेड़ नहीं था लेकिन वो बोले कि वो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पेपर में तो पूरा फॉरेस्ट है हालांकि हमने उसको दूसरा एरिया दिया जहाँ, और हमने भी किया, लेकिन ये भी हमारी भी कुछ, ये जो अभी जो स्थिति आई है उसमें वो जो एनजीओ से वजह से करते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड होता है सब। ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर हम चले जाएंगे, फिर गांव लोग संभालेंगे नहीं। एक भिलोड़ा ऐसा है, भिलोड़ा भी जो पूरा हुआ है, ये विकसित में जो एक अधिकारी था शायद 1990 में, नाम भूल के, शायद राजू ऐसा कुछ नाम था, और वो उस टाइम कुछ नहीं था वहाँ। वो यहाँ से गाड़ी लेकर जाता था मीनाक्षी वन, और वहाँ जाकर वो पेड़ के नीचे सो जाता था, गाड़ी लेकर जाता था रात को, लेकिन शाम को पेड़ के नीचे मीटिंग करता था। और पूरा उन्होंने जो डेवलप किया उसमें ट्राइबल को इन्वॉल्व किया कि ये पेड़ की रक्षा आपको करनी है, और इसके लिए जो अपनी एनिमल्स है, क्या बोलते हैं, गाय भैंस, उसको वो उसके लिए चराने का क्या शब्द हिंदी जो भी, वो चराने के लिए वो है, वो उसके लिए वो नहीं भेज सकते। तो उसमें वो लोगों ने काफ़ी झगड़ा हुआ, बहुत लोग जेल में भी गए, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके फॉरेस्ट को डेवलप किया। अब उस टाइम एक कंडीशन थी कि उसमें 50% उनको जो साग के ट्री थे और बड़े हो जाएंगे 20 साल के, उसके बाद उसको जो कटाई होगी तो उसमें 50% पैसा उनको मिलेगा ट्राइबल को, और 50% गवर्नमेंट देगी। लेकिन जब बड़े हो गए तब सरकार ने बदल दिया कि भाई कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो ये तो हमारा है। उसमें बहुत बड़ा वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, और फायरिंग में 4-5 लोग मारे भी गए थे। हाँ, स्थिति है। लेकिन आज भी वो वहाँ फॉरेस्ट बना है, पोलो फॉरेस्ट। तो ये कुछ ऐसी बात है। 2-3 बात और भी बताना चाहता हूँ अगर टाइम है तो। ये जो रिवर पॉल्यूशन है, एक्चुअली क्या होता है कि एग्रीकल्चर मैक्सिमम पानी यूज़ करता है, 70% पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्लड इरीगेशन होता है, पानी पूरा छोड़ देना। हमारे यहाँ 287 गार्डन अहमदाबाद में है, 287 अमूल 287 टोटल है, उसमें 238 जितना गार्डन अमूल संभालता है। ये सब गार्डन में आप देखो तो फ्लड इरीगेशन होता है लोल में, ठीक है, फ्लड इरीगेशन। मैं अभी उसके लिए भी फाइट कर रहा हूँ। हमारे गार्डन में काफ़ी कुछ मैंने सुधार लाया, लेकिन ये अभी बाकी है। और ये जो इसमें पानी का बहुत बचत होती है। अभी आप सोचो कि हज़ारों लीटर पानी ये फ्लड इरीगेशन में जाता है, तो एग्रीकल्चर 70% यूज़ करता है, लगभग करीब 15 से 20% हम लोग डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं, और 10 to 15% हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री का कंजम्पशन बहुत कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री पानी बहुत ख़राब करता है, सब हमारे वाटर बॉडीज़ को ख़त्म कर देता है, प्रदूषित कर देता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भूगर्भ जल को खराब करता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उनका यूटिलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है, 10% में से अगर 12% आ जाए वहाँ, क्योंकि इरीगेशन जो है उसमें मैं बताऊँ कि ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन है सिस्टम। उसमें जब भी बजट आता था, ये नरेंद्र मोदी सीएम थे, सौरभ पटेल वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बजट के पहले मैं 1 महीने पहले भेजता था कि आप ड्रिप इरीगेशन का जो उसमें सब्सिडी देते हैं 50% और 75%। 50% देते हैं जनरल फार्मर्स को, 75% देते थे ट्राइबल को। और वो हम लोगों ने भी वहाँ जो वाटरशेड प्रोजेक्ट में किया था ट्राइबल के साथ, तो उसमें हम लोग 100% सब्सिडी, मतलब 90% देते थे, और 10% इसके लिए रखते थे कि 10% हमें उनको रिपेयरिंग के लिए वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, तब हमारे पास उनका बैलेंस होगा तो हम उसमें से रिपेयर करवा देंगे, इसके लिए बाकी 100% सब्सिडी हम देते थे। तो ये मेरी जो टीम थी वो 2 साल से वहाँ ट्राई करती थी, लेकिन किसी को वो तैयार ही नहीं थे ड्रिप इरीगेशन के लिए। फिर मैंने उसको बोला कि आप एक दफ़ा मीटिंग करो, मैं आता हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि ये ड्रिप इरीगेशन करना है, तो उससे जब भी हम पूछो कि आपको कैसे विकास करना, तो बोले सब पानी दो हम विकास कर देंगे। मैंने बोला पानी जो है उतना ही पानी होगा,
आपको पानी तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पानी का कैसे यूज़ करना वो हम मदद कर सकते हैं। तो हमने बोला कि हम आपको ये सिखाए, कराए ड्रिप इरिगेशन। उसमें हम आप जो देने वाले 1 लाख रुपया उस टाइम था उसकी कीमत, वो 1 लाख रुपये का देगा। उसमें से आपको 10,000 रुपया निकालना है। अभी उसमें से 10,000 रुपया में से आपको 4, उनके फार्म्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैंने बोला कि आप 4 लोग इकट्ठे होकर करने का, तो एक को 2,500 से 3,000 निकालना पड़ेगा। और अगर 2,500 भी आप नहीं निकाल सकते हो तो हम लोगों ने लोन की व्यवस्था रखी थी। हम लोगों ने नाबार्ड से 1 करोड़ का लोन लिया था, और हम लोगों ने बोला कि हम लोन भी देंगे वो, और आपके पास सब्जी का वो फार्मिंग कराएंगे, एग्रीकल्चर कराएंगे, और आपको 3 महीने में बेचने का हम व्यवस्था करा देंगे, उसमें से पैसा मिल जाएगा आपको। तो वो तैयार हो गए, फटाफट 40 लोगों ने नाम लिखवा दिया। तो ये मेरा तजुर्बा था। तो मैंने बोला कि ड्रिप इरिगेशन का मैंने बोला कि आप 75% जनरल फार्मर को दो और 90% ट्राइबल को दो। और 2-3 दफ़ा मैंने किया बजट के पहले, तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ा था, और शायद 50 से 60 किया, और 75 में से शायद 85 किया था, फिर बाद में पता नहीं 90 किया कि नहीं। तो ये जो होता है वो ये सेंसिटाइजेशन डालो, उसमें मैंने रीजंस दिए थे कि उसमें सरकार को कितना फ़ायदा है। आपको कुछ भी काम करना तो आपको क्या फ़ायदा होगा मैं बताऊं तो आप जरूर करोगे। तो मैंने सरकार को बताया था। ये एक IAS अधिकारी से मैं वाटर कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ मेरी बात हुई थी। बोला कि मेहसाणा में हम जो पानी है उसमें पूरा उन्होंने क्या बताया था, क्योंकि इतना डीप पानी निकाल कर हमें देना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लोराइड तो है, लेकिन उसने मुझे बताया था कि आप जितना भी माइक्रो इरिगेशन को देंगे उतना आपको पानी का फ़ायदा होगा, और उतना पावर कम यूज़ करेंगे। तो पावर में सब्सिडी देने की बजाय माइक्रो इरिगेशन में सब्सिडी दो आप। ये उन्होंने मुझे 2002 में एक वो कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ मुझे बताया। तो मुझे बराबर लगा था कि बात सही है। तो ऐसी बात है। थोड़ी और भी बात बता दूँ। बस ये करीब मैंने जो मैं बताना चाहता था वो सब कुछ आ गया कि हमें अभी जो करना है वो एक्चुअली हमारा स्टेक होल्डर फोरम होना चाहिए, और स्टेक होल्डर फोरम में एक्सपर्ट्स भी होंगे और डायलॉग भी होगा। उसमें सब गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे, ऐसा उनको एक करना पड़ेगा, ताकि जो सेंसिटिव अधिकारी है वो अपना काम वो करेगा। ऐसा मेरा थोड़ा कुछ जो अनुभव का आधारित मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं तो होता है, सब लोग तो इतने बुरे, जो प्रेशर होता है। अधिकारी दो बात से काम करता है। एक तो या तो लालच, कुछ अधिकारी लालच से काम करते हैं, और कुछ डर से काम करते हैं, और तीसरे जो सेंसिटिव है उनको कुछ करना है लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये एज ए सिटीज़न अगर हमारा जो फोरम हो और हम उनको सपोर्ट करें तो ऐसा कुछ अधिकारी जो काम करेंगे कुछ डर से करते हैं। जैसे ये हमारा जो गार्डन है मीनाक्षी वन, वहाँ मैंने 2-3 लेटर लिखा था कमिश्नर को, काफ़ी कुछ सुधार हुआ। अभी वो अमूल वाले हैं, वो फाइनली मैंने एक लेटर लिखा कि ये तुम यार काम नहीं करते हो। फिर मैंने लेटर उनको पढ़ाया, बोला एकदम ढीले वो हो गए, बोला साहब ये लेटर मेहरबानी करके मत भेजो, हमारी नौकरी जाएगी अमूल में से। मैंने बोला कि ये प्राइम मिनिस्टर को जाएगा, और अमूल के MD को जाएगा, अमूल के चेयरमैन को जाएगा, और कमिश्नर को जाएगा, क्या करना है बोल। तो उसने बोला कि साहब मेहरबानी करो, और मैं आपने जो बताया वो मैं कर सकता हूँ। क्रीडांगण जो है, क्रीडांगण में बच्चों का क्रीडांगण खेलने का है, वहाँ मिट्टी होती है। अच्छे गार्डन में आप जाओ, परिमल में जाओ, रेत साबरमती की सैंड होगी, रेत होगी। वो रेत में बच्चों खेलते हैं, तो जैसे खड़े होंगे अपना रेत निकल जाएगी, और वो मिट्टी होती है वो श्वास में भी जाती है। तो मैंने बोला कि ये बहुत गलत बात है, आपको सैंड डालनी पड़ेगी। टॉयलेट है वहाँ, पब्लिक टॉयलेट, वो वहाँ जो ऐसे अपने सीनियर सिटीजन लोग बैठते थे, उनकी डिमांड ऐसी कि टॉयलेट को तोड़ डालो। क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर से जो लारी गले वाले, रिक्शा वाले, सब लारी वाले आते हैं और वो यूज़ करते हैं, हम तो यूज़ नहीं करते हैं। मैंने बोला आपका बाप का है ये गार्डन, क्या आपके बाप का है? हाँ, वो 4 कॉर्पोरेटर आए थे, और वो भाजपा का वार्ड का प्रमुख भी आया था, सब कुछ आया था, और उन्होंने बोला कि साहब ये तोड़ डालो। मैंने बोला उसके सबको बोला कि अगर ये आपने जैसा किया सीधा हाईकोर्ट में से स्टे लाऊंगा, ये बात मत करो। मैंने बोला सवाल है सफाई का, दुर्गंध इसलिए आती है कि सफाई नहीं होती है, वो सफाई मैंने शुरू करवा दी। मैंने बोला ये नहीं चलेगा, बराबर। तो अभी लोग बोलते अच्छा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनसे मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि वो कुछ ना करें। ये 155303 म्यूनिसिपलिटी का नंबर है, आप उसके पर फरियाद करते रहो, 155303 पर। मैंने जो किया था, मैं पहले से लिख देता हूँ फरियाद। एक
रोज करता हूँ, फरियाद बंद करता तो फिर लिखता हूँ करता हूँ, ये 5-6 फरियाद हो जाएगी, फिर कमिश्नर को लिखता हूँ कि ये मेरी फरियाद बार बार बंद करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन लाते नहीं है। तो अभी अधिकारी साहब मुझे जानते हैं कि ये इनकी फरियाद है तो काम करना पड़ेगा, तुरंत दौड़ के करते हैं। ये गार्डन में कितने सालों से पानी लीकेज था, बनो मैं जो पहली दफ़ा गया तो मुझे मैंने कुछ बात किया, देखा मैंने पानी लीकेज, किसी को पूछा कब से चालू, बोले साहब मैं 5 साल से आता हूँ, 5 साल से लीकेज देख रहा हूँ। अभी वहाँ एक पद्मश्री जिसको दिया है वही बैठता था, उसके वहाँ जो बांकड़ा था उसके ऊपर, उसको बोला कि साहब आप क्या बोलते हैं, बोला कि नहीं मेरा बेटा ने बोला कि पद्मश्री दिया ना, इसके लिए आप सरकार के सामने कुछ नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको पद्मश्री दिया है, कुछ नहीं बोलने के लिए। नहीं बोलने का, मैंने बोला ठीक है मैं बोलूँगा। तो ये जब जितने सारे बहुत साल से लोग बैठते हैं वहाँ, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। और मैंने जैसे फ़ोन किया, मैंने देखो मैं बोलता फ़ोन करता हूँ इंजीनियर को, अभी आता है कि नहीं, सब दूसरे दिन कंप्लीट हो गया, कितने सालों से था, बराबर। तो ये अपनी बार बार फरियाद करते हैं ना, तो एक सबको पता होता है। तो आप 155-303 पर फ़ोन करो, निकाल दे दूसरी दफ़ा फ़ोन। मैं तो एक दफ़ा 303 पर उसके पर फ़ोन करो, ये आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। वो चार्जेबल है, लेकिन अगर हमारा प्लान है तो प्लान में चार्ज नहीं लगता है। जिसके पास प्लान नहीं है वो प्रीपेड प्लान नहीं से नहीं लगता। है, प्रीपेड है, मेरा फ़ोन प्रीपेड ही है, लेकिन ये अपना प्लान लेते हैं ना 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। फ्री कॉल्स वाले फ्री कॉल्स वाले में से फोन नहीं लगता 155-303 में। ये दूसरा प्रोडक्ट वो बात करेंगे। वो ये भी हमारा जैसे ये फ्री, ये इसके फाइबर के साथ फ्री में है, हाँ, लेकिन ये फोन से लगता नहीं है। हाँ, 155-303 नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आपको वो जो जिसमें आपने ये टॉप अप करवाया है, हाँ, एडिशनल नहीं मैं तो कुछ एडिशनल नहीं करता हूँ, टॉप अप नहीं करता हूँ, मेरा जो पता नहीं, मेरा प्लान में से तो लगता है फ़ोन वो, लेकिन ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उठाना चाहिए, वो ये उठाना चाहिए लोगों ऐसे। सुरेश भाई ने उठाया था कि ये क्यों पेड है, हाँ, ये तो फ्री सर्विस, फ्री होनी चाहिए, फ्री होनी ये चाहिए। नहीं था पेड़, पहले पेड बाद नहीं में था, लोग ज्यादा फरियाद कर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फरियाद करे એટલા માટે આ पेड कर यस, इसके लिए वो पेड किया। અને હજુ પણ એટલું જ છે પાછું કે જીઓ માં अधिकारो तो फ्री में। अच्छा, हमारा जियो नहीं जियो तो अभी है, पहले मेरा वोडाफोन था, नहीं पहले मेरा वोडाफोन था, उसमें से भी करता था, नहीं वोडाफोन में से भी होता था, वोडाफोन में से होता था, वोडाफोन। हाँ, ये उनका बहुत चेंज आता है। पहले आपने एएमसी सेवा एप्लीकेशन है कि एएमसी सेवा एप्लीकेशन, इन्फॉर्म नहीं करते हैं, हाँ, जो चेंज कुछ नहीं inform करते। नहीं। एएमसी सेवा एप्लीकेशन में पहले पूरे के पूरे म्यूनिसिपल काउंसिलर का नंबर दिए थे फ़ोन, हाँ, हाँ, अब सब निकाल दिया। अभी सब जगह बोर्ड लगे हैं, कॉर्पोरेटर के नाम है, पर उसमें 155-303 ही है। कॉर्पोरेटर ने अपने नंबर नहीं दिए, नहीं क्योंकि कॉर्पोरेटर को लोग फोन करके फोन करेंगे, फोन करेंगे। ના ના તમામ જગ્યાએ તમે કોર્પોરેશન માં જાઓ, કોઈ સિવિક સેન્ટર માં જાઓ તો આ જ નંબર લખ્યો હોય છે કે તમારે અહીંયા ફરિયાદ નહીં લેવામાં આવે, તમારે આ નંબર પર કરી દેવાનું, मतलब અને થોડા ये સમય ओवर પછી એ close થઈ सेंट्रलाइजेशन, જશે। हाँ, ओवर सेंट्रलाइजेशन। हम लोगों ने वेबसाइट के लिए भी, अभी तो वेबसाइट के लिए भी हम लोग, मेरे यहाँ 3 स्टूडेंट आए थे इंटर्नशिप करने के लिए, और बड़े ब्रिलियंट थे स्टूडेंट्स काफ़ी। तो उनको मैंने काम दिया था कि आप वेबसाइट का स्टडी करो, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, पूना का, हैदराबाद का, बेंगलोर का, मुंबई का, दिल्ली का, और फिर बाद में न्यूयॉर्क है, लंदन है, एम्स्टर्डम है, ऐसे सब सिटीज़ दिए थे कि इसकी आप वेबसाइट कंपेयर करके बनाओ। फिर हमने बहुत एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। उस टाइम मुकेश कुमार थे कमिश्नर, और हम लोग गए थे। मुकेश कुमार ने प्रेजेंटेशन देखा, बोला बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कोई मेरे लिए कोई नहीं, मैं तो आईआईटी का इंजीनियर हूँ, इसमें मुझे कुछ नया नहीं लगता है। मैंने बोला कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारा जो आपका वेबसाइट जो मेंटेन करते हैं उनसे हमारा कांटेक्ट करा दो, हम सुधारा तो वो चेंज करा दे, सुधारा करवाए, कुछ नहीं हुआ। ये जो वेबसाइट का इंजीनियर खुद के लिए, यस। और मैंने देखा कि वो सबसे वीकेस्ट कमिश्नर, क्योंकि मेरा तो ये मैंने देखा कि एक्सपीरियंस मेरा सबसे वीकेस्ट वो म्यूनसिपल कमिश्नर था। तो ऐसा है। तो मैंने काफ़ी पानी के अलावा भी काफ़ी बात की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन